Hello students, as in the last lecture we were discussing some basics of mechanics, that is motion in 1D। और हमने क्या डिस्कशन किया था कि हमारा रेस्ट मोशन, उसकी डेफिनेशन की बात की थी और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज उसी टॉपिक को थोड़ा अच्छे से उसके साथ रूबरू होते हैं हम लोग, वो देखिए कैसे, ठीक है। इसी पर न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऐसा यूनिट डेफिनेशन आई होप आपने कल पढ़ लिया था। तो लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ, ठीक है, ये क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। और ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक का प्रॉपर फील आपको आएगा जब आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। वो देखिए कैसे, क्योंकि फिजिक्स इट इज़ ऑल अबाउट स्पाइसी मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा सा मसाला लगा दिया जाता है तो वही हमारी फिजिक्स बन जाती है। और जब तक आप मैथ्स में मसाला नहीं, सॉरी फिजिक्स बिना मसाले के बेकार है, दैट इज़ बिना न्यूमेरिकल के। तो देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, या लास्ट लेक्चर अगर आपको ध्यान हो तो उसका रिवीजन करते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ आकर रुक रहा है, फिर एक चक्कर और लगा रहा है, उसकी रेडियस थी 7 मीटर। तो हमने पूछा था कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। भाई सीधी सी बात है, इतना चला, एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस किया 2 पाई आर, फिर आधे में पाई आर, तो हो गया 3 पाई आर। और आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू आपको पता है, तो ये हो गया था इतना 7। आपका आ गया था 22 × 3 66 मीटर, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या था कि वो यहाँ से चला था और यहाँ आके रुक गया था। तो भाई हमको शॉर्टेस्ट फाइंड करना है ना, तो 7 + 7 ये हो गया था 14। यहाँ तक की बात हुई थी, सबने आई होप आप सबने ट्राई किया होगा और कर भी लिया होगा, अच्छी बात है। छोटा सा न्यूमेरिकल था। इसी न्यूमेरिकल के लेवल को थोड़ा सा हम अप करेंगे आज, वो देखिए कैसे। क्योंकि इस टॉपिक में डेफिनेशन तो आपको 9th क्लास में भी पढ़ाई गई थी। भाई यही डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर्स में बताई होगी कि ये होता है, लेंथ होती है शॉर्टेस्ट लेंथ। लेकिन उससे 11th क्लास में आपका बेड़ा नहीं पार होने वाला है जब तक आप इसको प्रॉपरली न्यूमेरिकल के साथ फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं फील थोड़ा सा। इसी में आप मान लीजिए कि जो आपका पर्सन था वो 1 चक्कर 1.5 चक्कर लगाया, फिर उसका फ्रेंड जो था साथ में, उसने कहा बस इतना ही तुम चल पाओगे। तो कोशिश करते हुए थोड़ा सा और चला और यहाँ आके रुक गया, ठीक है। तो भाई देखो कितना चला वो, 1 चक्कर पूरा, फिर आधा, फिर आधे का आधा, मतलब कि 3/4। तो चलिए चला कितना फिर, तो 2 पाई आर + पाई आर, इतना तो चला था पहले ही, प्लस अब पाई आर बाई 2 और चला, आधा, उसका आधा, फिर उसका भी आधा। तो हमको टोटल ये मिल जाएगा 3 पाई आर + पाई आर बाई 2। तो ये आपको मिल जाएगा 3 × 2 = 6, 6 पाई आर + पाई आर। तो ये आ जाएगा 7 पाई आर बाई 2। तो वैल्यू आप पुट कर लीजिए, 7/2 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू कितना आ गया आपका 77 मीटर। इतना तो चला, लेकिन जो उसका फ्रेंड है उसको थोड़ा सा चिढ़ाएगा, इरिटेट करेगा, बस इतना तो गया, यहाँ बैठे थे यहाँ तक चले गए हो। वही है इसकी डिस्प्लेसमेंट कि भैया बस इतना तो चले हो, क्या बता रहे हो, इतने में थक गए। तो अब हमें ये निकालना है, क्योंकि वो फ्रेंड जो उसका थोड़ा फिजिक्स उसने 2-4 अक्षर पढ़ रखी है, तो वो चिढ़ा रहा है उसको। तो हम क्या करेंगे, ये 7 है, ये 7 है, तो इसमें हमारे पाइथागोरस साहब ने एक अच्छी सी थ्योरम दे रखी है, उसका यूज कर लेंगे और हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये 7 तो 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर बराबर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ठीक। तो हमको मिल जाएगा डी की वैल्यू क्या होगी भाई, 49 + 49, दोनों को सम करेंगे, 49 × 2 लिख के इसका अंडर रूट निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है, 7√2। ये आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका लेवल अप, एक लेवल अप हो गया ना।
थोड़ी सी उसने एनर्जी लगाई तो आपका न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके छोटी छोटी चीज़ों की कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। चलो भाई, डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है तो ये भी मीटर में होगा। खत्म बात भाई। ये लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई यूनिट तो सेम हो गई। चलिए, अब एक और बात आती है, इसको हम स्केलर बोल देते हैं और इसको वेक्टर बोल देते हैं। वेक्टर बड़ा भारी सा शब्द आपके फिजिक्स की डिक्शनरी का, वेक्टर। इसके साथ भी अच्छा खासा खिलवाड़ करेंगे हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको जानने देते हैं। अभी हमारी बात हो रही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो इस पर थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज करिएगा, लेकिन इतना भी नहीं। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, वो हो जाता है स्केलर। जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं वो स्केलर, और जिसको दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है वेक्टर। रट जाएगा आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेक्टर। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन थी, आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था। अब आप बड़े हो गए हैं, क्लास आपकी बड़ी हो गई है, तो डेफिनेशन भी थोड़ा सा स्पेशल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेशल। तो एक बच्चा हमसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया अचानक, सर आप स्केलर को ज़्यादा पढ़ाते हैं वेक्टर को ज़्यादा पढ़ाते हैं फिजिक्स में, स्केलर को कम। तो उसको मैंने एक आंसर दिया कि जो बेटा 10th क्लास तक आप स्केलर ही पढ़ते आए हो, अब उसको छोड़ दो, अब पकड़ लो वेक्टर को। तो कंफ्यूज हो गया, तो उसको मैंने ये आंसर दिया था कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 + 2 = 4 ही होती हैं भाई हमेशा। लेकिन वेक्टर का मतलब 2 + 2 4 भी होता है, 0 भी होता है, और बहुत कुछ होता है। तब उसको थोड़ा सा ज्ञान आया, तो उसको मैंने और इलाबोरेट किया थोड़ा सा कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, बट टू ऐड द वेक्टर वी नीड स्पेशल काइंड ऑफ एडिशन, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, जैसे आपने जोड़ना सीखा वैसे ही वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन है कि इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास तक आप यही तो पढ़ते थे मैथ में, स्केलर ही तो जोड़ रहे थे। तो आप तो कंफ्यूज नहीं होगे ना कि हम सब कुछ छोड़ के वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं। 10 साल तक स्केलर पढ़ा और आगे के साल जब तक ही पढ़ोगे वेक्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये होगा। कभी कभी आपके 11th क्लास में पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक डेफिनेशन लिखिएगा, एक ऐसा यूनिट लिखिएगा, और एक स्केलर और वेक्टर लिख दीजिएगा। आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा और आप पास हो जाएंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा। चलिए, ये बड़ा ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। ये मान लीजिए एक है पहिया, क्या है? व्हील। ठीक, और ये पहिया है, और इस पहिए पे एक जो है आपका ये बैठा था चीटा मान लीजिए, कोई मक्खी बैठी थी, कोई इंसेक्ट मान लो यार, कोई यहाँ बैठा है, और इसकी जो रेडियस है वो R है। ये ऐसे बैठा है, इसी पे चिपका है किसी तरह, और ये पहिया ऐसे घूमा। ठीक है, तो ये पहिया जब घूमा तो ये वाला पॉइंट इसका यहाँ आ गया, तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ चला आया। तो ये इंसेक्ट, इसे डिजाइन बना लो। ठीक है, ये यहाँ था पहले इंसेक्ट, अब यहाँ आ गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, इस इंसेक्ट की कितना खिसक गया। किसका मतलब डिस्प्लेस हुआ है, खिसका मतलब यही ध्यान रखिएगा, कितना चला डिस्टेंस
कितना खिसका डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल बेसिक फंडा है, वो वाला खिसका नहीं है आपका मूव करने वाला खिसका, ठीक है। वो देखिए कहाँ खिसका भाई ये, अब यहाँ से इसको हम सीधा मिलाएंगे इसके पास, ठीक है। यही तो इसका है, जितने दूर तो खिसका यहाँ से यहाँ तक, बाकी कैसे खिसका उससे मतलब नहीं है, उसके लिए आपको अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा साइक्लिक वगैरह का। तो ये आप फाइंड कर लोगे। उसको फाइंड करने के लिए आपको मैथ आनी चाहिए, मैथ के लिए आपको जोड़ना आना चाहिए और सर्किल का पेरीमीटर आना चाहिए। तो ये r प्लस आर, ठीक। बट ये डिस्टेंस जो है ध्यान दीजिए, आधा चक्का जब मूव किया तब ये पहुंचा, जब पूरा मूव करता है तो 2 पाई आर होता है, और आधा किया है तो ये वैल्यू पाई आर हो जाएगी, ये वैल्यू पाई आर हो जाएगी, ये वैल्यू 2r हो जाएगी। अब तो भाई लगा लोगे, अब इसमें क्या दिक्कत है, पाइथागोरस साहब से मदद ले लो थोड़ा। क्या करोगे, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ये चीज़। तो इस डी स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस ये 2r का स्क्वायर, खत्म कहानी। डी स्क्वायर हो गया आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो डी की वैल्यू हो गई अंडर रूट के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका आर बाहर आ गया, आर अंडर रूट के अंदर पाई स्क्वायर प्लस 4, खत्म जी, ठीक है। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। बस ऐसे आप सॉल्व करते रहिएगा और न्यूमेरिकल करिएगा, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, वेट